जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो नहीं रीड नहीं कर पा रहा। और वो ये है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ए.के. अब्दुल मोमेन, उन्होंने कहा कि एक ब्रीफिंग दी बेसिकली उन्होंने कि जो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म है शेख हसीना जो हैं, उन्होंने इस बात की तईद की है और वो कहती हैं कि हमें ब्रिक्स जॉइन करनी चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान से 45% बांग्लादेश अमीर हो चुका है। सुबह से ये बात की जा रही थी कि आज पाकिस्तान में शायद एक बार फिर पेट्रोलियम प्राइस जो है वो कम कर दी जाएगी और कहा जा रहा था कि जी रात तक ये न्यूज़ आ जाएगी। और इस दफ़ा मेरा ख्याल है ब्रिक्स का जो बैंक है उसने बांग्लादेश को एज ए गेस्ट भी ज्वाइन किया। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश बहुत जल्दी ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाला है, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी चाइना ने कोई ऑफर नहीं दी ब्रिक्स में शामिल करने के लिए। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और आइंदा जो है वो ब्रिक्स बांग्लादेश को कहेगा कि वो इनवाइट भी करेगा। सो इट मीन्स ये सारे का सारा एक इंडियन फुटप्रिंट है, जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें अपने जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं या फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं उनको अपने इस ग्रुप में रखना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है रिसेंटली हम बात कर चुके हैं कि 18-19 ममालिक ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं और ये सारी बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। और ये एक चीज़ जो है दैट इज़ ऑफ वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। और इसमें पता तो ये चल रहा है कि इंडिया का इसमें बड़ा वेटेज होगा। नॉर्मली इसमें ये जो 5 मेजर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो है, इनका बस कंसेंसस ही चाहिए। और इससे पहले मेरा ख़्याल है इस दफ़ा इन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया और इन ममालिक को ज़ाहिर बात है इनवाइट भी किया है। सो ये देखना ये है कि पाकिस्तान के लिए इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और बांग्लादेश जो है वो चाइनीज़, रशियन ब्लॉक में जा रहा है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और आपको पता है, मैं मज़े की बात बताऊँ कि जो बांग्लादेश में इलेक्शंस आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना और रशिया के ज़्यादा करीब हो रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या इंडिया जो है वो अपना एक साइजेबल इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के ऊपर मेंटेन कर पाएगा? और अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम वीज़े नहीं देंगे अगर अगर इलेक्शन ठीक ना हुए, क्योंकि शेख हसीना वाजद साहिबा जो हैं वो काफ़ी उनको हॉक तस्वर किया जाता है फॉर देयर ओपोनेंट्स और लोगों को जेलों में डाला हुआ है। और वो एक प्रॉपर माइंडसेट रखती हैं इन टर्म्स फॉर द ओपोनेंट्स। और अभी ये है कि शेख हसीना वाजिद ने रिसेंटली कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, आज से महीना 2 पहले शेख हसीना वाजिद जो थी वो अमेरिका गई थी और वो अब शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और वहाँ पे आई थिंक वर्ल्ड बैंक की कोई इस तरह की कोई सेरेमनी थी, तो वो वहीं पे सिर्फ थी, बाकी वो स्टेट डिपार्टमेंट किसी शख्स को नहीं मिली थी, ना उनकी किसी से बातचीत हुई वहाँ पे। सो वो रही वहाँ पे 3-4 दिन। ऐसे होता तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन शी वाज़ प्योरली ऑन द इन्विटेशन ऑफ द बैंक। और वो वहाँ पे उन्होंने अपना जो डिस्कशंस करनी थी या जो उन्होंने जिस काम के लिए गई थी वो कर रही। और ये जो चीज़ है कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा-सा उसने ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का जो इसको नीचे रख दिया और जो ममालिक उनकी लाइन प्रॉपर नहीं कर रहे, उस पे थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा है, शेख हसीना ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बांग्लादेश के लोग जो हैं अमेरिका ना जाएँ। दुनिया में और ओशंस भी हैं, दुनिया में और कॉन्टिनेंट्स भी हैं, दुनिया में और ममालिक भी हैं, वहाँ चले जाएँगे। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें अगर अमेरिका वीज़े नहीं देगा और ये चीज़ें मैं ये बताऊँ, ये दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी, आप इसको आसान ना समझें। नॉर्मली ममालिक जो हैं दे डोंट वांट टू गेट कट ऑफ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बाद फिर इसकी सारी इम्प्लिकेशंस आती हैं। इसमें ये नहीं होता, ये इस पे मेरा ख़्याल है स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने अपना एक मौक़िफ़ विज़न दिया हुआ है। सदी पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो दुनिया का ख्याल ये था कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा और यहाँ गुर्बत ही इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि इसी तरह के हालात सामने आ रहे थे कि लग रहा था कि ये मुल्क सस्टेन नहीं कर। बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर गया,
अच्छा, एक और बात जो जहन में आ रही है कि जब उन आर्टिकल्स को हम देखें या उन मुबाहिस को हम सुने तो ऐसा महसूस होता है कि बजाय हम अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको हम प्रेस करें, हम अपने आप को कोसना शुरू कर रहे हैं। और ये शायद हमारा एक अमूमी रवैया है कि अगर हम किसी चीज़ के फेवर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके उसका फेवर करते चले जाते हैं, और अगर हम जिसे कहना चाहिए किसी चीज़ की अगेंस्ट हो तो उस वक्त भी अपनी बाइसनेस को हमें साइड पे रखना चाहिए और जो है एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, देखिए बात ये है अवैस कि अगर हम मतलब ये कि एनालिसिस करने जाते हैं ना, इट्स वेरी इजी कि आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनको कंपैरेटिवली प्रेजेंट करें और बड़ा क्लियर कट हमारे पास एक सिनेरियो आ जाता है। लेकिन बात ये है कि क्या ये कंपैरिजन हर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का हो भी सकता है या नहीं। अब मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम जीडीपी की बात करें, आपने भी अभी कोट किया कि जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही है, और अगर नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है एक्सचेंज रेट की, मार्केट एक्सचेंज रेट पे। उसको हम देखें तो हमें बांग्लादेश की इकॉनमी जो है उसका साइज़ $350 बिलियन का नज़र आता है। पाकिस्तान अभी 300 पे भी नहीं खड़ा हुआ, तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन बात ये है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू कंट्रीज़, तो रादर देन हम उसे नॉमिनल पे कैलकुलेट करें, हमें चाहिए कि उसको हम कंपेयर करें परचेजिंग पावर पैरिटी पे, बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी में जो है वो इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक तरह से लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और उस पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश। असल में बात ये है कि ये तरक्की जो है बांग्लादेश की, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों का रिज़ल्ट है। अब मैं आप जो है कोट करूंगा यहाँ पर, आज से तकरीबन 2018 की बात है कि इकोनॉमिस्ट ने जो है ये कहा कि जनाब बांग्लादेश वुड बी द रोल मॉडल फॉर द साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, ये 2018 की बात है। इसका मतलब उससे पहले से उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जा रहा था और वो बेहतर होती जा रही थी। पूरी डिकेड की परफॉर्मेंस है, ऑन एवरेज 7-8% उनका जिसे कहना चाहिए कि ग्रोथ रेट रहा है। अच्छा, बात यह है कि जिस पे यानी कि हमें प्रेज करना चाहिए बांग्लादेश को, वो ये कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, क्योंकि आज 7% था, आज वो 30% कंट्रीब्यूट करता है, उस 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा बात यह है कि उन्होंने जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेन डेट पे रिलाई नहीं किया। अब मैं एक मिसाल दूं, मैं किताब पढ़ रहा था मेकिंग ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है उसके, ये मार्क्स स्कूजन की है। उसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि जितने भी जिसे कहना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो वाइट हैं। देयर इज़ नॉट अ सिंगल नॉन वाइट इकोनॉमिस्ट सिवाय एक बंदे के, और वो था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने वो ग्रामीण बैंक का सिलसिला वहां पर शुरू किया। ग्रामीण बैंक वाले माइक्रो क्रेडिट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने एक डायरेक्शन सेट की बुनियादी तौर पे, और एक तरह से इंक्लूजन किया ख़वातीन का भी, और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, और फिर यही जिसे कहना चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी और उसी अप्रोच को लेते हुए वो आगे चलें। तो लेकिन रात को जो है वो इसाक डार साहब का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला पेंसिल, और साथ ही उन्होंने कहा जी जो हमने आपको रियायत देनी थी, जो सस्ता करना था ऑयल, तो वो प्लान कैंसिल। जी हाँ, इसाक डार साहब का कहना ये है कि पेट्रोलियम प्राइस वही रहेगी जो पहले थी, और इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी रात हो जाएगी तो और सस्ता हो जाएगा फ्यूल, या इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है, वो जी बिल्कुल आराम से बैठे, और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इसी माशी इमरजेंसी को लगाने के लिए बड़े केयरफुल तरीके से मुबैना तौर पे ये सब कुछ किया जा रहा है। आप देखेंगे ये बार बार प्लान बी का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान के पास अगर प्लान बी होता तो हमें 21 बार IMF के पास ना जाना पड़ता। पाकिस्तान के पास प्लान बी होता
तो 2018 से 19 के दरमियान जब असद उमर कोशिश कर रहे थे कि कोई प्लान बी पे अमल हो, तो उनको निकाल के हफीज शेख को ना लाया जाता और IMF का प्रोग्राम ना किया जाता। तो दोस्तों बांग्लादेश काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश की बराबरी करने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को लूट करके खाया है उससे पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इतने ज़्यादा बुरे हो गए हैं कि पाकिस्तान अब तो तालिबान की भी बराबरी करने की नहीं सोच सकता, क्योंकि पाकिस्तान से तालिबान भी कहीं ज़्यादा आ गया है। अफगानिस्तान के पास भी पाकिस्तान से कई गुना फॉरेन रिजर्व है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के पाकिस्तान आसपास भी नहीं ठहरता। यही कारण है कि पाकिस्तानी किसी की भी तरक्की होती है तो फूट फूट करके अपने आंसुओं को बहाने के अलावा और उनके पास कोई चारा नहीं है। भारत के बराबरी के बारे में तो पाकिस्तानी अब चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भारत तो बहुत आगे निकल चुका है। अब भारत जिस तरह से बांग्लादेश को ब्रिक्स में शामिल कर रहा है उसे देख करके पाकिस्तानियों को जी मचलने लगा है कि चाइना को भी हमें ऑफर देनी चाहिए कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए। लेकिन चाइना पाकिस्तान को किसी भी तरीका की ऑफर नहीं कर रहा। अभी तक चाइना ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।